हेलो फ्रेंड्स, सत्य स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लीडिंग केस के अंतर्गत लेकर आई हूँ फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का केस है मुस्लिम लॉ के अंतर्गत। फ्रेंड्स, केस का नाम है जंजीरा खातून तथा अन्य प्रतिवादी अपीलार्थी वर्सेज मोहम्मद फकीरुल्लाह अर्थी रेस्पोंडेंट वादी। इस केस का रेफरेंस लिया गया था AIR 1922 कलकत्ता 429 और इस केस का सब्जेक्ट था के ऊपर आधारित था। यह मामला वक्फ विल डेटिंग एक्ट की धारा 3B के अंतर्गत लिया गया था। और इस केस का फैक्ट है, फर्स्ट, मोहम्मद इलाही वक्फ सरकार द्वारा 31 जनवरी 1915 को एक वक्फनामा निष्पादित किया गया, जिसमें उसने अपनी मृत्यु के पश्चात वादी मोहम्मद फकीरुल्लाह को वक्फ का मुतवल्ली नियुक्त किया था। यानी कि मोहम्मद इलाही वक्फ अपने जीवन काल में वह स्वयं वक्फ संपत्ति का मुतवल्ली था और उसके मरने के पश्चात मोहम्मद फकीरुल्लाह को मुतवल्ली नियुक्त करने का आग्रह किया था। सेकेंड पॉइंट है, मोहम्मद इलाही वक्फ की मृत्यु के उपरांत प्रतिवादी गण नंबर 1 से 6 ने वक्फ संपत्ति पर कब्जा कर लिया था तथा उसे प्रतिवादी नंबर 7 के पक्ष में हस्तांतरित कर दिया था, मतलब ट्रांसफर कर दिया था। प्रतिवादी गण नंबर 1 से 6 उन्होंने कब्जा किया था, उसके उत्तराधिकारी गण थे। मामला ट्रायल कोर्ट विचारण न्यायालय में जाता है। तब मोहम्मद फकीरुल्लाह वादी ने प्रतिवादी नंबर 1 से 7 के विरुद्ध एक घोषणात्मक केस विचारण न्यायालय में प्रस्तुत करता है और कहता है कि प्रतिवादी नंबर 1 से 6 के द्वारा किए गए हस्तांतरण के आधार पर कोई स्वत्व प्राप्त नहीं है। मतलब जो 1 से 6 के प्रतिवादी थे वो संपत्ति हस्तांतरण के लिए वैलिड नहीं है, उनकी संपत्ति नहीं है, वह वक्फ की संपत्ति है, इसलिए यह वैलिड नहीं है। प्रतिवादी गण उस केस का प्रतिवाद कई आधारों पर करते हैं। केस में मुख्य आपत्तियों के आधार पर पॉइंट बनाए गए थे, यह इस प्रकार हैं। फर्स्ट, क्या इलाही वक्फनामा निष्पादित करते समय मर्ज उल मौत से पीड़ित था? सेकेंड पॉइंट, क्या इलाही वक्फ ने वक्फनामा अपनी स्वतंत्र संपत्ति तथा अपने उत्तराधिकारियों की सहमति से निष्पादित किया था? थर्ड पॉइंट है, क्या इलाही वक्फ सफाई मुस्लिम था? यदि हाँ तो क्या वक्फ वैध है? फोर्थ पॉइंट, क्या उसके द्वारा निष्पादित वक्फनामा वास्तविक तथा वैध है? ट्रायल कोर्ट यानी कि विचारण न्यायालय के न्यायाधीश ने वादी के वाद को सभी विवाद को स्वीकृत कर दिया। इसके बाद यह केस उच्च न्यायालय में जाता है, हाई कोर्ट में जाता है। तब प्रतिवादी ने विचारण न्यायालय के रिजल्ट के विरुद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत करता है तथा उस निर्णय को इन आधारों पर चुनौती देता है। फर्स्ट, यह कि वक्फनामा की शर्तों के अनुसार वक्फ भ्रामक था तथा कानून में प्रभावहीन था। सेकेंड, यह कि वक्फ अवैध था क्योंकि वक्फकर्ता कर्जों से लदा हुआ तथा वक्फ संपत्ति बंधक थी। थर्ड पॉइंट, यह कि वक्फ अवैध था क्योंकि वक्फ की संपत्ति पर वाकिफ के जीवन काल में मुतवल्ली को कब्जा हस्तांतरित नहीं किया गया था। फोर्थ पॉइंट है यह कि यदि मर्ज उल मौत के समय में संपूर्ण संपत्ति का वक्फ किया जाता है तो उत्तराधिकारियों की सहमति ली जाती है, किंतु इस मामले में कोई सहमति नहीं ली गई थी। अतः संपत्ति की 1/3 से अधिक का वक्फ अवैध है। हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों ने इन आधारों के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। फर्स्ट, पहले आधार के संबंध में कहा गया कि वक्फ परिवार के सदस्यों के पूर्ण या आंशिक व्यय के लिए किया जाता है, अतः यह कहा जा सकता है कि वक्फ इस आधार पर भ्रामक था। सेकेंड, दूसरे आधार के संबंध में कहा गया था कि मुस्लिम वैलिडेटिंग एक्ट की धारा 3B के अंतर्गत कोई भी मुस्लिम व्यक्ति संपत्ति के किराए या प्रलाभों से ऋण का भुगतान करने के लिए वक्फ निष्पादित कर सकता है।
अतः बंधक संपत्ति का वक्फनामा निष्पादित किया जा सकता है। बंधक संपत्ति मतलब होता है मॉर्टगेज प्रॉपर्टी। मॉर्टगेज के बारे में आपने पढ़ा होगा। थर्ड पॉइंट है, तीसरे आधार के विषय में उनका कहना था कि जहां समर्पण की घोषणा के द्वारा वक्फ निष्पादित किया जाता तथा वहां कब्जे के हस्तांतरण की पूर्व शर्त आवश्यक नहीं होती, अतः इस मामले में औपचारिक हस्तांतरण आवश्यक नहीं था क्योंकि वाकिफ स्वयं प्रथम मुतवल्ली था। फोर्थ पॉइंट है, चौथे आधार के संबंध में उन्होंने कहा कि संपत्ति की 1/3 भाग से अधिक का वक्फनामा अवैध था क्योंकि वाकिफ वक्फनामा निष्पादित करने के समय मर्ज उल मौत से पीड़ित था। संपत्ति के 1/3 भाग से अधिक का वक्फनामा अपने उत्तराधिकारियों की सहमति के बिना नहीं कर सकता था। फिफ्थ पॉइंट है, यह साबित हो गया कि इलाही बख्श अच्छे हेल्थ का व्यक्ति था, मतलब हेल्दी था, तथा जनवरी से फरवरी 1950 के बीच तक की अवधि में वक्फनामा निष्पादित किया गया था। मतलब अपने वह होशो-हवास में वह वक्फनामा निष्पादित करता है। अतः इन परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता कि वक्फनामा मौत के डर के कारण निष्पादित किया गया था। इस केस का जजमेंट आता है, निर्णय आता है, फैसला बोल सकते हैं। हाई कोर्ट इस अपील को सहित डिसमिस कर देता है। फ्रेंड्स, इस केस का प्रतिवादित विधि का सिद्धांत है, मुस्लिम विधि में वक्फ वैध है, भले ही उसमें वाकिफ के कुटुंब, बच्चों तथा वंशजों के पालन पोषण का प्रावधान हो। सेकेंड, बंधक संपत्ति का भी वक्फनामा निष्पादित किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट, मर्ज उल मौत की स्थिति में संपत्ति के 1/3 भाग का तथा सही दशा में संपूर्ण संपत्ति का वक्फनामा निष्पादित किया जा सकता है। यदि मर्ज उल मौत की दशा में संपूर्ण संपत्ति का वक्फ निष्पादित किया जाता है तो इसके लिए उत्तराधिकारियों की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। तो दोस्तों, यह केस डिस्कशन कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। फ्रेंड्स, प्रतिपादित विधि का सिद्धांत जरूर लिखिएगा, केस में बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं।